30 दिसंबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा, प्रभु श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और नए रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण, करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। वन नेशन वन इलेक्शन का खाका तैयार, सहमति बने तो 2029 से लागू करेंगे प्लान, इसके लिए 2026 तक 25 विधानसभाओं के चुनाव जरूरी। मराठा आरक्षण को लेकर 20 जनवरी से फिर आंदोलन, मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल करेंगे मनोज जारंगे, पिछली बार 9 दिन अनशन पर थे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से राज्यों के बदले प्रभारी, प्रियंका से यूपी की जिम्मेदारी वापस ली, महासचिव बनी रहेंगी, पायलट को छत्तीसगढ़ का जिम्मा। अयोध्या में श्री राम के धनुष बाढ़, सोने हीरे जड़ित टेंट सिटी में 10 फीट लंबाई लगाई गई चरण पादुका, 90 करोड़ लोग देखेंगे लाइव प्रसारण। मध्य प्रदेश राजस्थान में ठंड से थोड़ी राहत, हिमाचल में 3 इंच बर्फबारी हुई, दिल्ली में कोहरे की वजह से 16 फ्लाइट्स लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे तमाम अहम खबरों की ओर, उससे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। फरीदाबाद में स्कूल छात्र संघ अध्यापकों की हवानियत, गीता जयंती समारोह में अध्यापक बने शैतान, छात्र को जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटा। गीता जयंती समारोह में सरकारी स्कूल का मामला। गुरुग्राम में टैक्सी ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, मानेसर के अरावली ढाबा के पास की हत्या, मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी, मृतक की अब तक नहीं हुई पहचान। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे आरती स्थल, ब्रह्म सरोवर की महाआरती में हुए शामिल, आरती के बाद दीपदान, लाखों दिए जलाए गए, ब्रह्म सरोवर में रंगीन आतिशबाजी का किया गया आयोजन। बरवाला में श्री सिंह सभा गुरुद्वारा में शहीदी दिवस पर समागम, 4 साहबजादे एवं माता गुजर कौर जी का शहीदी दिवस, बीबी लखविंदर कौर हरियाणा से आई और इतिहास सुनाया। कोरबा में नगरपालिका अफसर सो रहे गहरी नींद, बालको भद्रा पारा पर सीसी रोड पर अवैध कब्जा, नगरपालिका निगम मूक दर्शक बनकर बैठी है, सीसी रोड को तोड़कर अवैध कब्जा कर बनाया मकान, मामले में जिला कलेक्टर में की गई शिकायत। कोरबा में लखनलाल देवांगन के स्वागत में सीएसईबी चौक जाम, मंत्री बनकर पहली बार कोरबा पहुंचे देवांगन, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह, जगह जगह हुआ स्वागत, सीएसईबी चौक की यातायात व्यवस्था चरमराई। लातूर में औसताल्या आलमाला में स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, संजय वनसोड़े कैबिनेट मंत्री के पहुंचते ही हुआ हादसा, लकड़ी की सीट गिरने से 43 बच्चे घायल हो गए, छात्रों के बैठने के लिए लकड़ी की सीट की व्यवस्था थी। मुरैना में कैफे की आड़ में चल रहा सेक्स रैकेट, 1 दर्जन महिला पुरुषों को संदिग्ध स्थिति में पकड़ा, मुरैना पुलिस ने शहर में की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से चल रहे रेस्टोरेंट पर की छापेमारी, वनखंडी स्थित रेस्टोरेंट में चल रहा था सेक्स स्कैंडल। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक पहुंचे वाराणसी, प्राण प्रतिष्ठा में अखिलेश यादव पर दिया बयान, आमंत्रण भेजने को सुब्रत पाठक का बड़ा बयान, सुब्रत पाठक ने मंदिर ट्रस्ट से किया आग्रह, अखिलेश यादव को न भेजा जाए आमंत्रण पत्र, इनकी राम में आस्था नहीं राजनीति में आस्था है। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, 2 लोग घायल, अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर में घुसा, ट्रक से हादसे में नेशनल हाईवे की रेलिंग टूटी, नींद की झपकी आने से हुआ सड़क हादसा, रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 की पूरी घटना। आगरा में थाना ताजगंज पुलिस को मिली सफलता, एटीएम में चोरी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, 1 कार, 3 मोबाइल और 13,000 रुपए हुए बरामद। बदायूं में भारतीय हलधर किसान यूनियन ने सौंपा ज्ञापन, जिलाध्यक्ष राहुल सोलंकी व पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन, जिलाध्यक्ष ने कहा कि हम डिप्टी सीएम से मिलने जा रहे थे, कहा कि विकास कार्यों को लेकर सौंपना था ज्ञापन। हमीरपुर में अपराधी की 15 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की गई, अवैध तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति, जिला प्रशासन ने की कुर्की की कार्रवाई। कानपुर में अज्ञात हमलावरों द्वारा रेलवे कर्मी के घर में फायरिंग, हमलावरों ने 5 राउंड फायरिंग कर फैलाई दहशत, बालकनी शीशे में लगी गोलियां, बाल बाल बचे लोग, डीसीपी साउथ जोन के बर्रा विश्व बैंक के K1 ब्लॉक का मामला। सोनभद्र में पॉस्को एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शाहगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने घर में घुसकर की छेड़छाड़, बता दें कि पुलिस ने पॉस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज कर युवक को किया गिरफ्तार।
उत्तराखंड में 6 माह के लिए एस्मा लागू, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते लिया फैसला। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने जारी किया आदेश। प्रदेश में जून 2024 तक एस्मा रहेगा लागू। लक्सर में न्यायालय में पेशी पर आए पति पत्नी तथा उनके स्वजन आपस में भिड़े। दोनों पक्षों के बीच सड़क पर ही जमकर चले लात घूसे, जिससे मौके पर मची अफरा तफरी। आसपास के लोगों ने दोनों पक्षों को बमुश्किल कराया अलग, वीडियो हुआ वायरल। देहरादून में मौसम विभाग के प्रदेश में अलर्ट, बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी। निदेशक ने पश्चिमी विक्षोभ से बदलाव की संभावना जताई। हरिद्वार, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून में बारिश का अलर्ट जारी। खुर्जा के सरकारी अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की भीड़, वायरल फीवर और स्किन एलर्जी के मरीजों की संख्या में इजाफा। सरकारी अस्पताल में कड़ाके की ठंड से सरकारी अस्पताल में फिर से मरीजों की तादाद में आई वृद्धि। मरीज वायरल फीवर, निमोनिया के आ रहे हैं। बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार थाना दिवस के मौके पर कोतवाली पहुंचे, जहां पर थाना दिवस में कोतवाली में पहुंचकर एसएसपी ने जनता के लोगों की सुनी फरियाद। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कोतवाली प्रभारी को दिए सख्त निर्देश। व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी का शॉल उड़ाकर किया स्वागत। मेरठ में बीजेपी पार्षदों के खिलाफ एकजुट नगर निगम कर्मचारी। बीजेपी पार्षदों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे। नगर निगम में आकर गुंडागर्दी करते भाजपा पार्षद कर्मचारी। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाने पर धमकाने का आरोप। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सीएम ने किया माल्यार्पण। मुख्यमंत्री ने कृषक उपहार योजना के तहत 51 कृषकों को ट्रैक्टर किया वितरण। कृषकों और कृषि उद्यमियों को वैज्ञानिकों का किया सम्मान। लखनऊ के यात्रियों को जल्द ही 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की मिलेगी सुविधा। पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें एक ट्रेन अयोध्या से दिल्ली और दूसरी बिहार से दरभंगा से चलेगी। 29 दिसंबर से 10 ट्रेनों का संचालन किया कैंसिल। काजीपेट बल्हारशाह रेलखंड के हसनपरती रोड उप्पल स्टेशनों काम होने की वजह से लिया गया फैसला। गोरखपुर से हैदराबाद, कोचुवेली समेत कई रूटों की 10 ट्रेनें 29 दिसंबर से 12 जनवरी तक रहेंगी निरस्त। आगरा में बढ़ती ठंड के कारण प्रशासन ने स्कूलों का टाइम बदला। सभी बोर्डों को सुबह 9 बजे स्कूल खोलने के दिए निर्देश। डीआईओएस ने पत्र किया जारी। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी से मिले निर्देश के बाद डीआईओएस ने सभी बोर्डों के स्कूलों को दिया आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे तमाम अहम खबरों की ओर। आपको बड़ी खबर बता देते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है बारामूला से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर की गई हत्या। बारामूला से बड़ी खबर, जहां रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर की गई हत्या। संदिग्ध आतंकियों ने दिया घटना को अंजाम। आतंकी गोली मारने के बाद मौके से हुए फरार। आतंकियों ने मस्जिद पर भी की गोलीबारी। खबर बारामूला से बता दें, जहां रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर की गई हत्या। बड़ी खबर सामने आ रही है बारामूला से, जहां संदिग्ध आतंकियों ने रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर की हत्या। आतंकी गोली मारने के बाद मौके से हुए फरार। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आतंकियों ने मस्जिद पर भी की गोलीबारी। एक बड़ी खबर सामने आ रही है बारामूला से, जहां पर रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर की गई हत्या। संदिग्ध आतंकियों ने रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी है। बता दें कि आतंकी गोली मारने के बाद मौके से हुए फरार। वहीं आतंकियों ने मस्जिद पर भी गोलीबारी की। बड़ी खबर आपको बारामूला से बता रहे हैं, जहां पर रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर की गई हत्या। संदिग्ध आतंकियों ने दिया है घटना को अंजाम। रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या की गई, जहां संदिग्ध आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया है। आतंकी गोली मारने के बाद मौके से हुए फरार। वही बात कर लेते हैं सिद्धार्थनगर की, जहां पर जर्जर मकान का छज्जा गिरने से हुआ बड़ा हादसा। जर्जर मकान का छज्जा गिरने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 2 नाबालिग बच्चों की हुई दर्दनाक मौत। 2 बच्चों की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के जोगीबारी गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर हादसे में 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के जोगीबारी गांव की यह घटना बताई जा रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दाटनगर से संवाददाता पुरुषोत्तम दुबे जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, जिस तरीके से ये घटना हुई है, बताया जा रहा है कि जर्जर मकान का छज्जा गिरने से 2 बच्चों की मौत हुई है। क्या कुछ जानकारी है? क्या पहले से ये नहीं बताया गया था कि जो मकान है वो जर्जर है और कभी भी ये हादसा हो सकता है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के जोगीबारी गांव में बीती देर शाम बच्चे वहां खेल रहे थे। छज्जे पर खेलते समय ही छज्जा टूटकर गिर गया, जिसके नीचे 4 बच्चे उसकी जद में आ गए, जिसमें 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 बच्चों को माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में भर्ती कराया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो काफी जर्जर मकान था और काफी समय से वो जर्जर था। उसमें केवल बच्चों के खेलने या छिपाने का ही काम उस घर में होता था, वहां कोई रह नहीं रहा था। लेकिन किसी के द्वारा अपने बच्चों को ना रोका गया, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। जी मैम। जी, देखा जाए तो यहाँ पर 2 बच्चों की मौत की बात सामने आ रही है, वहीं अभी भी 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है? जी, आपको बता दूं कि मेडिकल कॉलेज में उन गंभीर रूप से घायल 2 नाबालिगों का इलाज चल रहा है और साथ में ही एक महिला जो इन दोनों को उस मलबे से निकालने गई थी, वो भी उसकी जद में है। 3 लोगों का इलाज जो है वो मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जी, वहीं पुरुषोत्तम, देखा जाए तो जिस तरीके से यह घटना हुई है, क्या अभी तक इस पर किसी अधिकारी के द्वारा संज्ञान लिया गया है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि घटना की सूचना सभी अधिकारियों को मिल गई। मौके पर जो है पुलिस महकमा पहुंचा था, उनके द्वारा ही और परिजनों ग्रामीणों की मदद से जो भी घायल थे उनको मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जर्जर मकान के छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ है, जिसमें करीब 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 2 बच्चे अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन बच्चों को बचाने गई एक महिला भी इसकी चपेट में आ गई है, जिससे उनका भी इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि तीनों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, जहां पर तीनों का इलाज लगातार किया जा रहा है। वहीं मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने मामले का संज्ञान लिया। और इसी बीच अमरोहा से खबर सामने आ रही है। एक बड़ी खबर अमरोहा से बता दें, जहां अमरोहा में हुआ भीषण सड़क हादसा। अमरोहा में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार 2 कारों में हुई आमने सामने की टक्कर। हादसे में 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। ग्राम प्रधान विशाल चौधरी समेत 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। गांव हाकमपुर के निवासी थे तीनों मृतक। अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई थी कार। कई फीट उछलकर खाई में जा गिरी कार। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई थी कार। कई फीट उछलकर खाई में जा गिरी। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र अतरासी रोड की यह घटना बताई जा रही है। खबर अमरोहा से बता दें, जहां अमरोहा में हुआ है भीषण सड़क हादसा। बता दें, तेज रफ्तार 2 कारों में हुई है आमने सामने की टक्कर। वहीं हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है। ग्राम प्रधान विशाल चौधरी समेत 4 लोगों की हुई मौत। वहीं गांव हाकमपुर के निवासी थे मृतक। आपको बता दें कि हाकमपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं मृतक, जहां पर कार अनियंत्रित होकर खंबे से जा टकराई थी।
जिसके बाद यह हादसा हुआ। वहीं कई फीट उछलकर खाई में जा गिरी कार। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई थी कार। कई फीट उछलकर खाई में जा गिरी कार। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं अमरोहा देहात थाना क्षेत्र अतराशी रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में करीब 4 लोगों की मौत भी हो गई है। तेज रफ्तार 2 कारों की आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं ग्राम प्रधान विशाल चौधरी समेत 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। गांव हाकमपुर के निवासी थे 3 मृतक। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता शीरब चौधरी जुड़े हुए हैं। शीरब, देखा जाए कि ये दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत की बात सामने आ रही है, क्या अतिरिक्त भी इनमें कई ऐसे लोग हैं जो अभी घायल बताए जा रहे हो? जी बिल्कुल, बता दें पूरा मामला जनपद अमरोहा के अतरासी रोड का है, जहां पे अमरोहा के थाना देहात इलाके का है, जहां ओवरटेक का प्रयास कर रही 2 लग्जरी गाड़ियों की वजह से एक जो है वो मोटरसाइकिल व कार में एक्सीडेंट हुआ है। कार और मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत इतनी तेज थी कि जो गाड़ी है क्रेटा गाड़ी थी, जिसमें जो ग्राम प्रधान बैठे हुए थे और उनके 3 दोस्त थे, तो वह दूसरी तरफ जाके लगे हैं एक रोड की तरफ, और रोड की तरफ जाने से उनकी गाड़ी में इतना भयंकर एक्सीडेंट था जिसके मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जब 9 बजे पुलिस बल पहुंचा था, तब जो है स्थिति साफ नहीं हो पा रही थी कि लोगों की जो मौत हुई है वो 3 लोगों की हुई है या 4 लोगों की हुई है। लेकिन देर रात जो है जो जिले के अपर पुलिस अधीक्षक हैं राजीव कुमार सिंह, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि उसमें 4 लोगों की मौत की जो है पुष्टि की जा चुकी है, और जो लोग बाइक पर सवार थे वो अभी घायल हैं, उनका जो है इलाज चल रहा है। जी, क्या इस हादसे के बाद जितने भी अधिकारी पहुंचे हैं उनकी ओर से कुछ इस पर कहना सामने आया हो, उन्होंने इस घटना पर कुछ कहा हो? जी बिल्कुल, बता दें इसमें जो है जिले के जो जिलाधिकारी हैं राजेश कुमार त्यागी, उन्होंने भी स्वयं जाकर मामले का संज्ञान लिया है, और उन्होंने जाके यही जानकारी दी है कि जिन लोगों की इस एक्सीडेंट में जो है मौत हो गई है, उनको पोस्टमार्टम के लिए उनको शवों को भेज दिया गया है, और जिन लोगों को उसमें चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं, उन लोगों को हार्ट सेंटर रेफर करके उनका उपचार किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शीरब आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अमरोहा में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें करीब 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको गौतम बुद्ध नगर से बता दें, जहां गौतम बुद्ध नगर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ। गौतम बुद्ध दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के दीक्षांत समारोह 2023 में होंगे शामिल। वहीं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया है समारोह का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे शिरकत। ग्रेटर नोएडा के दीक्षांत समारोह 2023 में होंगे शामिल। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में समारोह का किया गया है आयोजन। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता मुनेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। मुनेंद्र, देखा जाए तो सीएम के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा मैं कि गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी का आज दीक्षांत कार्यक्रम है, जिसमें तकरीबन 7,914 छात्रों को डिग्रियां दी जानी हैं। इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों आज शिरकत करेंगे। तकरीबन 11:30 बजे के बाद में ये पूरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और तकरीबन 2 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। इस पूरे प्रोग्राम की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा तकरीबन 2000 सिपाहियों की जवानों की मतलब नियुक्ति की गई है। तकरीबन 14 एसीपी इस पूरे प्रोग्राम को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सी जगह पे फोर्स को होना चाहिए। काफी सारे रास्तों को माइग्रेट किया गया है, चेंज किया गया है, डाइवर्ट किया गया है। बहुत बड़ा सुरक्षा का बेसिकली मामला है।
क्योंकि उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री दोनों ही गौतम बुद्ध नगर में उपलब्ध हैं। तो तकरीबन 2 बजे तक ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री जो गौतम बुद्ध नगर का एयरपोर्ट है उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी जानकारी लेंगे, जो अन्य योजनाएं हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तकरीबन 7,914 छात्रों को आज डिग्रियां दी जानी है। काफी समय से ये प्रोग्राम नहीं हुआ था। जो दीक्षांत कार्यक्रम है गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी का काफी समय से नहीं हुआ था, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी ने भी बीच में चिंता जताई थी कि इस तरीके के प्रोग्राम क्यों नहीं किए जा रहे हैं। तो उसके मद्देनजर इस प्रोग्राम को आनंद फानन में आयोजित किया गया और तकरीबन आज जो ये 7,914 छात्र हैं इनको डिग्रियां देकर के उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी पुरस्कृत करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। और साथ ही देखा जाए तो जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि तमाम तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं, सुरक्षा के लिए भी तमाम पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं। साथ ही देखा जाए तो समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें तमाम छात्रों को डिग्री बांटी जाएगी। और आपने जैसे कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बताया, तो जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद क्या उनका अन्य भी कोई कार्यक्रम है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसके अलावा कोई प्रोग्राम होगा। उपराष्ट्रपति जी सड़क मार्ग से दिल्ली से आएंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से वापस दिल्ली जाएंगे। जी मुनेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तमाम तैयारियां पहले से कर ली गई हैं, तो जाहिर तौर पर 11 बजे भी पहुंच रहे हैं जैसे कि आपने बताया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही उनके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वहीं बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर 30 दिसंबर को पीएम मोदी भी आएंगे अयोध्या। 30 दिसंबर को पीएम मोदी भी आएंगे अयोध्या। 22 जनवरी को अयोध्या में होगा दिव्य आयोजन। भव्य और दिव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का भी निकला शुभ मुहूर्त। काशी के विद्वान ने प्राण प्रतिष्ठा का निकाला शुभ मुहूर्त। जहां 84 सेकेंड प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वहीं आधे घंटे में पूजन करवाने का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। वहीं काशी के पंडितों ने तय किया है शुभ समय। राम मंदिर में रामलला का सिंहासन बनकर हुआ तैयार। वहीं रामलला के सिंहासन पर चढ़ेगा सोना। खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां 30 दिसंबर को पीएम मोदी भी आएंगे अयोध्या। 22 जनवरी को अयोध्या में होगा भव्य और दिव्य आयोजन। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निकला शुभ मुहूर्त। काशी के विद्वान ने प्राण प्रतिष्ठा का निकाला शुभ मुहूर्त। 84 सेकेंड प्राण प्रतिष्ठा और आधे घंटे में पूजन करवाने का मुहूर्त फाइनल किया गया है। बता दें कि काशी के विद्वान पंडितों ने शुभ समय तय किया है। वहीं राम मंदिर में रामलला का सिंहासन बनकर भी पूरी तरीके से तैयार हो गया है। इस सिंहासन पर सोना चढ़ाया जाएगा। खबरें अभी और भी हैं, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अयोध्या की खबरों की ओर, जहां पर 30 दिसंबर को रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और साथ ही तमाम जितनी भी तैयारियां अधूरी हैं उन्हें पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को किया जाएगा। वहीं 2000 बार गीता पाठ का भी आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि आज 2000 बार गीता पाठ का आयोजन किया जाएगा। 2000 बार गीता पाठ का आयोजन आज किया जाएगा, जिसमें राम जन्मभूमि के अध्यक्ष साधु संतों को दिया जाएगा आमंत्रण। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में किया जाएगा आयोजन। मनीषियों द्वारा गीता पाठ का किया जाएगा आयोजन।
खबर आपको अयोध्या से बता दें, जहां 2000 बार गीता पाठ का आयोजन आज किया जाएगा। राम जन्मभूमि के अध्यक्ष साधु संतों को दिया गया है आमंत्रण। तो बता दें कि 2000 बार गीता पाठ का आयोजन आज किया जाएगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और साथ ही जो शुभ मुहूर्त है प्राण प्रतिष्ठा का वो भी तय कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे कि दर्शकों को बताना चाहेंगे, जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे अयोध्या में उत्साह भी काफी बढ़ता जा रहा है। जो 1 लाख पब्लिक आ रही थी, अब 1.5 लाख पब्लिक आना चालू हो गई। आप पीछे भीड़ में कैमरे में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नजारा देखिए, कितनी भीड़ है, लोग कितना उत्साह है और लोग नंगे पैर भी चल करके रामलला का दर्शन पूजन करते हैं और अपने जीवन को तो कहीं ना कहीं ये रामनगरी ऐतिहासिक पलों से गुजर रही है। और जो है प्रधानमंत्री 30 तारीख को आ रहे हैं कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए। कहीं ना कहीं जो विदेश से लोग आएंगे उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और उसी में उसका जो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और यहाँ से जो विदेशों से लोग आएंगे वो सीधे अयोध्या उतरने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। तो कहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, उसी की तैयारी में पूरा अमला जुटा हुआ है। और एक जो है बहुत बड़ी महासभा भी करेंगे एयरपोर्ट पे सभी प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या ऐतिहासिक फलों से जोड़ने का काम बिल्कुल देखा जाए आरपी, जिस तरीके से वो उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जाहिर तौर पर अयोध्या वासियों को कई बड़ी सौगातें भी मिल सकती हैं। साथ ही देखा जाए तो आज गीता पाठ के आयोजन की बात सामने आ रही है, जहां करीब 2000 बार गीता पाठ का आयोजन किया जाएगा। उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी आपको बताओ, न्याय अध्यक्ष गोपाल दास जी के सानिध्य में जो है 2000 गीता पाठ भी आज से चालू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा नजदीक होते हैं बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे जो जगह जगह पर बड़ी बड़ी यज्ञ भी कराई जा रही है, मठ मंदिरों में पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि 500 वर्षों की तपस्या पूरी होने जा रही है। ऐतिहासिक पल वो है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका अवलोकन नहीं किया जा सकता। कितने लोगों के बच्चे चले गए, कितने लोगों के बाप चले गए, इस राम मंदिर के लिए शहीद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये राम मंदिर का ऐतिहासिक पल है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अभी बात कराते हैं भाई साहब, ये बताइए ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कैसा रहेगा? बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य, बहुत ही निव्य रहेगा। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा महाउत्सव है, ये जगत कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, योगी जी द्वारा जगत कल्याण के लिए जो आह्वान किया जा रहा है, ये बहुत ही भव्य रहेगा। और अब की जो है 30 तारीख को प्रधानमंत्री जाए, क्या पल रहेगा वो जो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे? ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे शहर आ रहे हैं और उस समय का नजारा देखने योग्य रहेगा। जनता बहुत ही उत्साहित है अयोध्या की प्रधानमंत्री जी को लेकर के। और 30 दिसंबर को हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन हो रहा है, जिससे कहीं न कहीं विकास और चरम पर हमें दिख रहा है कि लोगों की आमदनी बढ़ेगी, लोग यहाँ समृद्ध होंगे और प्रभु श्री राम की कृपा होगी। जी अधिकारी, बताना चाहेंगे, आप पब्लिक को देख रहे हैं कैसे जय श्री राम के नारे लगाते हैं और जो है एकदम अलग तरीके से उत्साह देखे इनका। और जो ऐसा लगता है कि जैसे नई त्रेता युग में जैसे भगवान राम आए थे, उसी तरह से इनका उत्साह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले तमाम तरह की तैयारियां भी हो रही हैं और श्रद्धालुओं में जाहिर तौर पर उत्साह नजर आ रहा है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होना है, जिसके लिए शुभ मुहूर्त फाइनल कर लिया गया है, जहां पर 84 सेकेंड में प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहीं आधे घंटे तक पूजन भी चलेगा। आपको बता दें कि उससे पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां पर वो श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद अयोध्या वासियों को वो कई बड़ी सौगातें देते हुए भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अयोध्या वासियों को कई बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं। वहीं अगर बात करें प्राण प्रतिष्ठा समारोह की, तो तमाम तैयारियां की जा रही हैं उसके लिए और तमाम निमंत्रण जो है वो श्रद्धालुओं को भेजे जा रहे हैं। और निमंत्रण के अलावा और कोई अन्य उसमें अयोध्या में एंट्री नहीं ले पाएगा 22 जनवरी को, ये भी एक अपडेट सामने आया है। वहीं आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पर यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान आया सामने। यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान आया सामने, जहां प्रशांत कुमार का बड़ा बयान आया सामने।
प्रशांत कुमार का बड़ा बयान आया सामने, आम लोगों के लिए अयोध्या राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे बंद। आम लोगों के लिए अयोध्या राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे बंद। 20 जनवरी से राम मंदिर के दर्शन हो जाएंगे बंद। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 23 जनवरी से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएंगे दर्शन। उद्घाटन में सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। यूपी पुलिस केंद्र की एजेंसियों के संपर्क में। यूपी पुलिस की सभी स्पेशल यूनिट भी रहेगी तैनात। वहीं 23 जनवरी से आम लोगों के लिए शुरू होंगे दर्शन। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर डीजी का बयान सामने आया है, जिसमें करीब बता रहे हैं कि 20 जनवरी से अयोध्या में आम लोगों के लिए राम मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे, क्या कुछ जानकारी है? जी अवंतिका जी बताना के न्यूज़ दर्शकों को बताना चाहेंगे 2 दिन जो है राम मंदिर का दर्शन उधर बंद हो जाएगा, क्योंकि रामलला अभी जो है टेंट में है, तो उनको कहीं ना कहीं अपने जगह पे ले जाने के लिए पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, और जो है जो यहाँ के जो प्रशासन अमला है वो भी इसीलिए मना किया। कहीं ना कहीं जो है जो लाखों श्रद्धालु आएंगे तो राम मंदिर के लिए व्यवस्थाओं को सुटेबल करने के लिए और उनको अलग विस्थापित करने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई है। और जो यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था को चार चौबंद करने के लिए भी वो वहाँ पे अंदर जो जितना खुफिया विभाग है और जितनी चीजें बाकी बची है वो भी 2 दिन इसलिए बंद किया गया कि भीड़ को न देखते हुए वो जितनी व्यवस्थाएं सुटेबल रूप से की जाए। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो तमाम तैयारियां की गई हैं और उससे पहले भी डीजी लॉ एंड ऑर्डर का बयान भी सामने आया है, जहां पर आम लोगों के लिए 20 जनवरी से दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आरपी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि उद्घाटन कार्यक्रम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए आम लोगों के लिए 20 जनवरी से राम मंदिर के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। वही बात करते हैं अयोध्या की, जहां पर पूजित अक्षत कलश एवं शोभा यात्रा कार्यक्रम भवदीय पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। भवदीय पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। सभी 15 नगरों से निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। नगरवासी शोभा यात्रा का करेंगे जमकर स्वागत। सभी 15 नगरों से निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। नगरवासी शोभा यात्रा का करेंगे जमकर स्वागत। महानगर से हजारों की संख्या में राम भक्त होंगे इकट्ठा। जय जय सिया राम के गूंजे गीत रामनगरी अयोध्या में। खबर आपको रामनगरी अयोध्या से बता दें, जहां पूजित अक्षत कलश एवं शोभा यात्रा कार्यक्रम भवदीय पब्लिक स्कूल में किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर कोहरे की चादर से ढकने लगा यूपी के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। वहीं आज कई जिलों में रहेगा घना कोहरा। कोहरे की चादर से ढकने लगा है यूपी के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। आज कई जिलों में रहेगा घना कोहरा। आज से शीतलहर की चेतावनी भी हुई जारी। यूपी के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट हुआ जारी। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कई जिलों में रहेगा घना कोहरा। वहीं आज से शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है। तो आपको बता दें कि यूपी के करीब 13 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, साथ ही शीतलहर की चेतावनी भी जारी की गई है। इसी पर बात करने के लिए तमाम संवाददाता भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हम। लगातार बने हुए हैं ठंड की खबरों पर, जहां पर कोहरे से ढकने लगा है उत्तर प्रदेश। वहीं उत्तर प्रदेश के करीब 13 शहरों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा आज कई जिलों में रहेगा घना कोहरा।
अयोध्या में 5.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। तो इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें दिल्ली से संवाददाता कुलदीप भरत, मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा, अलीगढ़ से संवाददाता विश्व प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक कर रहते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता कुलदीप भरत का। कुलदीप, देखा जाए जिस तरीके से ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हुए हैं राजधानी दिल्ली में? पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। वहीं उत्तरी राज्यों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर भी घने कोहरे की जो है वो परत छाने लगी है। शीतलहर का प्रकोप जारी है। लगातार जो पारा है, सर्दी का न्यूनतम पारा गिरता जा रहा है, लुढ़कता जा रहा है, जिसके बाद सुबह जो कोहरा है, कोहरे की घनी चादर में लिपटा हुआ दिल्ली आज सुबह जब नजर आई, जिसके बाद जो अगर पेड़ पौधों की बात करें तो ओस की भी एक मोटी परत पेड़ पौधों पे गिरती नजर आ रही है। प्रशासन ने भी इसकी तैयारी के साथ साथ दिल्ली के तमाम रैन बसेरों के अंदर अलाव का इंतजाम कराया है। रैन बसेरों के अंदर जो बेघर लोग हैं उनके लिए गीजर का इंतजाम कराया गया है ताकि उनको ठंडे पानी से न नहाना पड़े, गर्म पानी की व्यवस्था कराई गई है। वहीं इसके साथ साथ जिस तरह से कोहरे के साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ने लगा, उसको लेकर भी तमाम अस्पतालों को भी अलर्ट जारी किया गया कि ऐसे में अगर जिस तरह कोरोना के केस बढ़ने लगे, अगर तमाम ऐसे हालत बिगड़ते हैं सर्दी की ठंड की वजह से, कोरोना का जो प्रकोप ज्यादा बढ़ेगा बुजुर्ग लोगों पर, उसको लेकर भी तमाम सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लगातार अभी जिस तरह तापमान में गिरावट को लेकर मौसम विभाग का भी कहना है कि 25 दिसंबर के बाद जो शीतलहर का प्रकोप और देखने को मिलेगा। न्यूनतम पारा लुढ़क कर 2 से 3 डिग्री हो जाएगा, जिसके बाद जो हाड़ कांपा देने वाली सर्दी अभी और देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल कुलदीप, और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो क्या उसका भी कुछ प्रभाव दिल्ली पर पड़ता दिखाई देगा? उत्तर भारत के अंदर जब बारिश होगी, उत्तर प्रदेश की बारिश बारिश होने के कारण दिल्ली के अंदर प्रभाव कम देखने को मिलता है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जब पहाड़ी इलाकों में पंजाब, जम्मू कश्मीर या हिमाचल के अंदर बर्फबारी होती है, उसका सीधा प्रभाव दिल्ली में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की बारिश से दिल्ली के अंदर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार घने कोहरे की जो परत है, बिल्कुल सुबह की विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। लोगों को सुबह पूरा दिन आराम का सहारा लेना पड़ रहा है, जिसको लेकर अभी प्रशासन अलर्ट जारी कर दिया है। जिस कोहरे को लेकर मशीनें लगा दी थी, मीटर भी जो एकल लेवल है उसका मीटर भी चेक करने के लिए लगा रखा है, जिससे कि जिस तरह की कल प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद दिल्ली के अंदर गैप फ्री लागू कर दिया गया, तमाम निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जी बिल्कुल कुलदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है, तमाम प्रशासन इंतजाम भी करते हुए दिख रहा है। और वहीं रुक कर लेते हैं मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा का। राजू, आपसे जानना चाहेंगे कि मेरठ में किस प्रकार के हाल देखे जा रहे हैं, प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं अवंतिका आपको बता दूं कि बढ़ती ठंड को देखते हुए मेरठ प्रशासन अलर्ट हो गया है। जगह जगह जो रेन बसेरे हैं उन्हें मुस्तैद करने की तैयारी की जा रही है। सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो रेन बसेरे हैं उनमें तमाम जो सुविधाएं है वो कर ली जाए। साथ ही जो सड़कों पर सोने वाले लोग हैं उन्हें रात्रि में ई रिक्शा के माध्यम से रेन बसेरों तक पहुंचाया जाए। कोई भी व्यक्ति सड़कों पर सोता हुआ ना दिखाई दे। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से मिलता है तो उसके खिलाफ जो जिम्मेदार अधिकारी है सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने साफ तौर पर निर्देशित किया है, अधिकारियों को चेतावनी दी है कि ठंड की वजह से किसी भी व्यक्ति की अगर सड़क पर सोने की वजह से मौत होती है तो संबंधित जो जिम्मेदार अधिकारी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही अलाव को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मेरठ के मुख्य चौराहों पर अलाव पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या है कि जो मुख्य चौराहे हैं उन पर अलाव जो है समय से पहुंचाया जाए, अलाव की कमी ना होने पाए। इसके अलावा जो है तमाम जो रेन बसेरे हैं उनमें साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोग रेन बसेरे में रहने के लिए आएगा, रात गुजारने के लिए आएगा, उसकी पहले वेरिफिकेशन की जाएगी, उसके बाद ही उसको वहां पर रुकने दिया जाएगा। यानी कि आधार कार्ड से उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद ही उसको वहां रुकने दिया जाएगा। तो इस बार ये नई व्यवस्था मेरठ में शुरू हुई है। साथ ही अलाव को लेकर भी तमाम जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। उसको लेकर मेरठ का नगर निगम विभाग भी अलर्ट हो गया है और सड़कों पर रात्रि 10 बजे से 2 बजे तक निगरानी की जा रही है। ई रिक्शा के माध्यम से जो व्यक्ति सड़क पर सोता हुआ मिल रहा है उसको निःशुल्क ई रिक्शा के माध्यम से रेन बसेरे तक ले जाया जा रहा है और उसको फिर वहां पर आराम करने के लिए स्थान दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मेरठ में जो प्रशासन है वो फिलहाल अलर्ट मोड पर है और
साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो मेरठ प्रशासन की ओर से काफी ऐसे महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं जिससे जो गरीब और बेसहारा लोग हैं वो ऐसे रोड पर या सड़कों पर सोते हुए ना दिखाई पड़े। रुक कर लेते हैं अलीगढ़ से संवाददाता विश्व प्रताप का। विश्व प्रताप, आपसे जानना चाहेंगे कि अलीगढ़ में किस प्रकार के हाल है और देखा जाए तो क्या बढ़ती ठंड को लेकर के प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए कि शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो जो फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए बीते वर्षों में रैन बसेरे और उसके अलावा नगर निगम की द्वारा जो है शेल्टर हाउस बनाए जाते थे, लेकिन इस बार जो है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि लोगों का जो गरीब तबके के लोग हैं जनजीवन उनका इतना अस्त व्यस्त है कि वो लोग जो खुले आसमान के नीचे ठंड में सोने को मजबूर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन जो है इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं अगर बात करें कि अलाव की या फिर रैन बसेरों की, तो कहीं ना तो अलाव जलता हुआ पूरे शहर में मिलेगा और ना ही रैन बसेरों का कोई इंतजाम किया गया है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी तक ना ही अलाव का इंतजाम किया गया है और ना ही रैन बसेरों का। तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई एक्शन लिया जाएगा अधिकारियों में तभी वो नींद से जागेंगे, या फिर कहीं ना कहीं वो तैयारी कर रहे हैं और कुछ दिनों बाद इन सब के इंतजाम किए जाएंगे? देखिए कि जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, लगातार ठंड बढ़ रही है और देर रात में ठंड का जो मौसम का तापमान है वो ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका सबसे ज़्यादा असर जो है गरीब तबके के लोगों को देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक जिले में कोई जो है किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई है ठंड को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं जिला अधिकारी अलीगढ़ इंद्र विक्रम सिंह की बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि ना तो कोई रैन बसेरे का निर्माण कराया गया, ना नगर निगम द्वारा जो है शेल्टर होम्स का निर्माण कराया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक बड़ी लापरवाही इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जैसे ठंड बढ़ रही है, तमाम जगह पर प्रशासन ने इंतजाम कर लिए हैं, तो कहीं कहीं पर ऐसे भी अधिकारी देखे जा सकते हैं जो अभी भी गहरी नींद में सोए हुए दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजी से ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के करीब 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही घने कोहरे की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर बात करें शीतलहर की, तो शीतलहर की भी चेतावनी जारी कर दी गई है, जहां पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 दिसंबर के बाद से शीतलहर चल सकती है और ठंड जो है वो तेजी से बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी। उप मुख्यमंत्री बरेली में यात्रा का करेंगे नेतृत्व। उप मुख्यमंत्री बरेली में यात्रा का करेंगे नेतृत्व। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज में करेंगे नेतृत्व। मंत्री सूर्य प्रताप शाही बुलंदशहर में करेंगे नेतृत्व। जसवंत सैनी सहारनपुर में करेंगे नेतृत्व। मंत्री संजय गंगवार पीलीभीत में करेंगे नेतृत्व। वहीं संदीप सिंह अलीगढ़ में करेंगे नेतृत्व। मंत्री अनूप प्रधान अलीगढ़ में करेंगे नेतृत्व। वहीं मंत्री संजय गंगवार पीलीभीत में करेंगे यात्रा का नेतृत्व। संदीप सिंह अलीगढ़ में करेंगे यात्रा का नेतृत्व। मंत्री अनूप प्रधान अलीगढ़ में करेंगे नेतृत्व। मंत्री असीम अरुण कन्नौज में यात्रा में होंगे शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी। अहम खबर बता दें, जहां उप मुख्यमंत्री बरेली में यात्रा का करेंगे नेतृत्व। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज में करेंगे यात्रा का नेतृत्व। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां बदमाशों ने की असलहे के दम पर डकैती। दुबग्गा के हियात नगर में डकैती करने का मामला। 20,000 की डकैती डालकर फरार हुए बदमाश। वहीं बुजुर्ग की स्कूटी भी बदमाश उठा ले गए। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां दुबग्गा के हियात नगर में डकैती करने का मामला सामने आया है, जहां 20,000 की डकैती डालकर फरार हुए बदमाश। बुजुर्ग की स्कूटी भी बदमाश उठा ले गए।
20,000 की डकैती डालकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की शुरू। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां बदमाशों ने असलहे के दम पर की डकैती। दुबग्गा के हयात नगर में डकैती करने का मामला सामने आया है। 20,000 की डकैती डालकर फरार हुए बदमाश। बुजुर्ग की स्कूटी भी बदमाश उठा ले गए। वहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 40 आईपीएस अफसर एसएसपी से डीआईजी बने। उत्तर प्रदेश में लगभग 40 आईपीएस अफसर एसएसपी से डीआईजी बने। 2010 बैच के लगभग 40 आईपीएस अफसर बने। आईपीएस वैभव कृष्ण डीआईजी बने। आईपीएस कलानिधि नैथानी डीआईजी बने। वहीं आईपीएस गौरव सिंह डीआईजी बने। आईपीएस प्रभाकर चौधरी भी डीआईजी बने। आईपीएस संजीव त्यागी, आईपीएस शगुन गौतम डीआईजी बने। आईपीएस पूनम डीआईजी बनी। वहीं आईपीएस कुंतल किशोर डीआईजी बने। आईपीएस हरीश चंद्र डीआईजी बने। आईपीएस सत्यार्थ अनिरुद्ध डीआईजी बने। आईपीएस सत्येंद्र कुमार डीआईजी बने। आईपीएस शिवहरी मीना डीआईजी बने। आईपीएस राहुल राज डीआईजी बने। आईपीएस शफीक अहमद डीआईजी बने। तो आपको बता दें कि एसएसपी से डीआईजी बनाया गया है। 2010 बैच के करीब 40 लोगों को डीआईजी पद पर प्रमोट किया गया है। इसमें आईपीएस राकेश पुष्कर और मनोज कुमार सोनकर डीआईजी बने। तो 2010 बैच के लगभग 40 आईपीएस अफसर बने डीआईजी। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां 2010 के करीब 40 अफसर डीआईजी बने हैं। इनमें गौरव सिंह और आईपीएस प्रभाकर चौधरी भी शामिल हैं। वहीं संजीव त्यागी और आईपीएस शगुन गौतम भी डीआईजी बने। आईपीएस पूनम और आईपीएस कुंतल किशोर बने डीआईजी। वहीं खबर कानपुर से बता दें, जहां चकरपुर पक्के तालाब के पास दुकानों में लगी आग। चकरपुर पक्के तालाब के पास दुकानों में लगी आग। ट्रैक्टर की दुकान में रखे सिलेंडर फटने से लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। और अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। सचेंडी थाना क्षेत्र के चकरपुर की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर आपको कानपुर से बता दें, जहां चकरपुर पक्के तालाब के पास दुकान में लगी आग। ट्रैक्टर की दुकान में रखे सिलेंडर फटने से लगी आग। तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आग की लपटें कितनी जोरों से उठ रही हैं, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं किस तरीके से भीषण आग लगी हुई है। देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी को देखने के लिए आप जुड़े रहिए के न्यूज इंडिया के साथ।